बिहार में किधर विकास है? अपराध चरम सीमा पे है। अब तो मुख्यमंत्री आवास के पास गोलियाँ चलती हैं, लोग मारे जाते हैं, एयरपोर्ट पे मारे जाते हैं, हॉस्पिटलों में मारे जाते हैं, पोलो रोड पे भी गोली पोलो चली। रोड पे मारे जाते हैं, जहाँ उप मुख्यमंत्री रहते हैं। सुधाकर सिंह कुछ भी नहीं है। वैचारिक तौर पे जितना प्रतिबद्ध लालू प्रसाद जी हैं, भारतीय राजनीति में बहुत चुनिंदा लोग। तो उस दौर में लालू प्रसाद जी जैसे लोग बहुत अब कम बचे हैं और नई पीढ़ी में नहीं के बराबर। लेकिन लालू जी के राज में विकास वैसे नहीं हो पाया जैसा उम्मीद था। ये होता ही लालू प्रसाद जी उन बदलावों की प्रतीक के तौर पे जो उन्होंने प्रताड़ना इस देश के भीतर झेला, जो अपमान झेला, वो कोई नई बात नहीं थी। दिल्ली तो हम प्रधानमंत्री की भी मांग रहे हैं, लेकिन आज दिल्ली के आधार पे प्रधानमंत्री को बनना होता तो मोदी जी कहाँ थे? हम लोगों को अगर अवसर मिला होता और 10 साल, तो हम आर्थिक बदलाव को बहुत तेज गति से ले गए। या आप देखे होंगे कैबिनेट में अपनी चर्चा की विजय सिन्हा और अशोक चौधरी में काफ़ी विवाद हुआ, कहाँ सुनी हुआ, वो भी उसका भी कारण यही था, ग्लोबल टेंडर को लेकर। प्रशांत किशोर के बारे में आपका क्या कहना है? एक हाई स्कूल फेल व्यक्ति राष्ट्रीय अध्यक्ष उदय नारायण सिंह, उसका राष्ट्रीय संयोजक ग्रेजुएट नहीं प्रशांत किशोर। लीडरशिप मैंने शुरू में भी कहा कि बीजेपी में लीडरशिप क्राइसिस है, सेकंड ग्रेड लीडर है, इसीलिए लीड नहीं कर पा रहे हैं बिहार। तेजस्वी जी को कन्हैया कुमार से कुछ प्रॉब्लम है? जो बिहार का नेतृत्व करने वाले हैं, वो किसी से क्यों ईर्ष्या होगी और किसी से क्या समस्या होगी? नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम नवनीत है और स्वागत है आपका डी कोड विद नवनीत के चैप्टर 6 में। और मेरे साथ बात करने के लिए आज हैं सर सुधाकर सिंह सर, जो कि बक्सर से राष्ट्रीय जनता दल के एमपी हैं। एक प्रखर वक्ता हैं और अपनी बात रखने से कभी हिचकिचाते नहीं हैं। चाहे अपने ही सरकार के विरुद्ध बात करनी हो, न्याय के लिए या सच के लिए या जो उनको सही लगता है, उस बारे में बात करने से घबराते नहीं हैं। तो डिकोड विद नवनीत में सर आपका स्वागत है। थैंक यू वेरी मच सर। आप इतने बिज़ी शेड्यूल में अभी आज की डेट में बिहार पॉलिटिक्स में विपक्ष की जो भूमिका है वो कितना बिज़ी होंगे आप मैं इसका अंदाज़ा लगा सकता हूँ। लेकिन फिर भी आपने टाइम दिया, थैंक यू वेरी मच सर। आपकी पूरी टीम को, क्योंकि आप लोग की इच्छा थी कि ये कार्यक्रम हो, जी, तो मैंने कहा कि कितना दिन टाला जाए इसे। थैंक यू वेरी मच सर। सर सबसे पहले मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि ये सुधाकर सिंह कौन हैं? आपसे अगर मैं ये पूछ रहा हूँ सुधाकर सिंह कौन है? मैं जानता हूँ आपके बारे में सब कुछ बट आप हमारे दर्शकों के लिए अगर बताना चाहेंगे, तो आप अपने आप को कैसे डिस्क्राइब करेंगे? देखिए, सुधाकर सिंह कुछ भी नहीं है। सुधाकर सिंह भारतीय राजनीति के महात्मा गांधी के द्वारा स्थापित मूल्यों की जो विरासत उन्होंने छोड़ा है, उसका हम लोग एक छोटा-सा बहुत हिस्सा हैं और उस महाअभियान, जो अधूरा था महात्मा गांधी का, क्योंकि उनकी असामयिक निधन दुर्घटना हत्या के ज़रिए हुआ था और वो जो अधूरे उनके कार्य हैं, हमारे जैसे लाखों लोग की ज़रूरत है उस सपने को पूरा करने का। हम लोग उस महाअभियान में निकले हुए लोग हैं। हम लोग का व्यक्तिगत कोई भी मसला नहीं है, क्योंकि इस देश में जो आबादी है 140 करोड़, जी, उसमें 10% ऐसे लोग हैं जिनके पास किसी तरह की कोई समस्या नहीं है। तो उन 10% आबादी में से हम लोग हैं, जो हम वास्तविक रूप से हमारी व्यक्तिगत तौर पे कोई समस्या नहीं है। जी। तो आप इस चीज़ के लिए खुद को लकी मानते हैं, किस्मत वाला मानते हैं या क्या समझते हैं इस चीज़ से? नियति ने चुना नियति ने चुना। मुझे कि इस काम में लगना है। जी, कई काम के जब विकल्प हों, जी, तो जो चीज़ तय आप करते हैं, वो नियति तय करती है। जी, एक वो लोग हैं जिनके पास विकल्पहीनता है, कुछ भी नहीं है, जी, तो उनके लिए कोई एक ही रास्ता है। हमारे सामने कोई कई रास्ते थे। जी, अगर मैंने इस रास्ते पर चलने का निर्णय लिया तो यह एक नियति था, एक तय था कि इसी रास्ते जाना है जी, और हम लोग जब इस रास्ते पर चल रहे हैं, जी, तो कई तरह के टकराव हैं। टकराव जो मूल्यों का जो टकराव है, वो अपने आप में कोई साधारण टकराव नहीं है। सहयोग के तौर पे
हम लोग बहुत लोगों से उम्मीद नहीं करते कि कौन हमारे साथ खड़ा होंगे, लोग यात्रा में साथ देंगे। लेकिन निश्चित तौर पर अगर हम यहाँ हैं, जिस अ, जिस पद पर हमारा चुनाव है, लाखों लोग की भावना जुड़ी हुई है, लाखों लोग मिलकर चुना है, तो साथ भी है। अकेला नहीं महसूस करते कि हज़ारों लाखों लोग हैं साथ, जो जिनके साथ हम लोग काम कर रहे हैं। तो ये राजनीति का जीवन राजनीतिक जीवन जो है, पहली बार आप 2020 में एमएलए बने, तो ये राजनीतिक जीवन कैसा लगता है? बहुत ज़्यादा तनाव होता है, बहुत ज़्यादा बिज़ी शेड्यूल है, प्रेशर है। एक मान लीजिए मेरे जैसा लोग जो अपना काम करते हैं, लोग कॉर्पोरेट में जॉब करते हैं, गवर्नमेंट में जॉब करते हैं और आप एक राजनीति करते हैं। तो आपका जीवन, बाकी लोगों के जीवन से कितना डिफ़िकल्ट या डिफरेंट होता है? देखिए मेरे जीवन का कोई महत्व नहीं है, जी, लेकिन जो काम है वो बहुत चुनौतीपूर्ण है। भारतीय लोकतंत्र 140 करोड़ लोगों से बना हुआ स पार्टिसिपेशन जिसको कहते हैं, पार्टिसिपेशन के ज़रिए है और उन लोगों में से चंद लोग प्रतिनिधित्व करने का अवसर मिलता है 543। जी, तो अपने आप में इतना बड़ा काम दुनिया के लोकतंत्र में नहीं है, कठिन। डाय क्योंकि जो सोसाइटी के भीतर जो डाइवर्सिटीज़ है, जी, वो अभी भी चौंक जाते हैं बाहर के लोग कि इतनी डाइवर्सिटीज़ है। और वो कई तरह का है, भाषा का है, क्षेत्र का है, भूगोल का है, धर्म का है, सामाजिक रूप से है, गरीबी है, अमीरी है, अशिक्षा है, शिक्षित लोग हैं। तो ये जो डाइवर्सिटी है, ये बहुत आसान नहीं होता एक राजनीतिक नेता के तौर पे जब आपको राष्ट्र चलाने के लिए आप नीति निर्माण करने वाले विधायी कार्य में लगे हों। जी, तो इसलिए बहुत कठिन जीवन होता है, फैसले लेने में, अंतिम फैसले लेने में और अंतिम फैसले से पहले जो हज़ारों तरीके से जो चर्चाएँ करनी पड़ती हैं, बात करनी पड़ती हैं, उससे जो उभरता है राय और उस राय को एक दस्तावेज़ के तौर पे आप पार्लियामेंट के भीतर ले जाते हैं, समराइज़ तरीके से चूँकि वहाँ समय का किल्लत जी। होता है, तो कठिन है, बहुत कठिन है इस मामले में। लेकिन व्यक्ति के तौर पे ये मेरे लिए कठिन नहीं है, मेरे लिए आसान है। मेरे लिए बिल्कुल। आप एक पॉलिटिकल फैमिली से आते हैं, एक इफ़ेक्टिव पॉलिटिकल फैमिली से आते हैं। तो मैं आप मेरे थ्रू मैं अपने दर्शकों को भी अब बताना चाहूँगा या उनके लिए भी मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि आपके पर्सनल रिलेशंस कैसे हैं लालू जी के साथ, नीतीश जी के साथ? देखिए लालू प्रसाद जी मेरे नेता हैं जी, और हम उस राजनीतिक दल के कार्यकर्ता हैं। जी, वैचारिक तौर पे जितना प्रतिबद्ध लालू प्रसाद जी हैं, भारतीय राजनीति में बहुत चुनिंदा लोग जी, बचे हैं जो राजनैतिक तौर पे अपनी जो प्रतिबद्धता है, जी, ये नीतियों और विचारों के प्रति वो बहुत कम बचा है लोगों के। आजकल लोग ज़्यादातर राजनेता भी डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म पे जो राय उभरती है, जो बबल्स बनते हैं, उसके हिसाब से लोग अपनी राय बनाते हैं और बदलते रहते हैं। करेक्ट। यह लोकतंत्र के लिए शुभ संकेत नहीं है। लोकतंत्र एक अस्थायी विचार है जी, और उस अस्थायी विचार में बहुत तरह की जो दबाव समूह हैं, जो वो एक डिजिटल पावर का इस्तेमाल करके राय को बदलना बस चाहते हैं या नीति बदलना चाहते हैं। तो उस दौर में लालू प्रसाद जी जैसे लोग बहुत अब कम बचे हैं और नई पीढ़ी में नहीं के नहीं बराबर, के कमिटमेंट नहीं है लोगों को। तो उसमें थोड़ा काम करना थोड़ा-सा बहुत आसान नहीं होता और नीतीश कुमार से रिश्ते मेरे व्यक्तिगत बहुत अच्छे रहे, लेकिन राजनीतिक रिश्ते मेरे कभी उनसे नहीं रहे और रिश्ते जो रहे भी राजनीतिक तौर पे बेहद बुरे रहे हैं। बुरे रहे। तो उसके बारे में तो पूरा देश जानता है। व्यक्तिगत मेरे रिश्ते उनसे बहुत अच्छे रहे हैं। लालू जी के बारे में बोला जाता है या बिहार के बारे में या पूरे देश में भी ऐसा होता था पहले कि दलितों को, निचले तबके के लोगों को पहले वोट देने नहीं दिया जाता। गाँव के बाहर एक बंदा खड़ा हो गया जब पोलिंग बूथ पे आ रहे हैं तो आप तुम्हारा वोट हो गया है, तुम जाओ, ऐसा होता था। लालू जी की वजह से उन लोगों को वोट देने का अधिकार मिला और आज जो पूरे देश में ओबीसी की राजनीति हो रही है या निचले तबकों की राजनीति हो रही है
कोई पीएम भी बनते हैं तो वो खुद को ओबीसी बताते हैं। तो ये सब जो है पूरे देश में हो रहा है और इस बदलाव के जनक लालू जी को माना जाता है, लालू जी को बताया जाता है। लेकिन लालू जी के राज में विकास वैसे नहीं हो पाया जैसा उम्मीद था। जैसे गांधी मैदान का उनका फ़ेमस भाषण था कि अब कोई भ्रष्टाचार नहीं होगा, अब बदलाव होगा, वैसा नहीं हो पाया। इस बारे में आप क्या बोलेंगे? देखिए, विकास को लेकर के भारी कन्फ्यूज़न है लोगों को। जी, विकास क्या? जी, भौतिक विकास को लोग कुछ-कुछ लोग मानते हैं कि ये विकास है, जी, और जो नई परिभाषा है विकास का वो तो एकदम ही बेतुका है कि हमारे पास कितने किलोमीटर हाईवे हैं, कितने मेरे पास एयरपोर्ट हैं। ये विकास के मॉडल नहीं है। आज भी हम लोग ह्यूमन डेवलपमेंट का जो कांसेप्ट है, जी, जिसमें हम लोग बेसिक मानते हैं कि कितने लोग एजुकेटेड लोग हैं, राइट, हेल्थ की फैसिलिटी कितनी उपलब्ध है, मोर्टेलिटी रेट क्या है, जी, बीएमआई क्या है, बॉडी मास इंडेक्स क्या है, क्योंकि ये जो विकास की जो पैरामीटर्स हैं ये चर्चा में नहीं है। जी, तो इसीलिए हम लोग पूछते हैं विकास के बारे में क्या आपकी राय है? तो मैं पहले लोगों से जानना चाहता हूँ कि किस विकास की आप बात कर रहे हैं? जो हैप्पीनेस इन परसूट कॉर्पोरेट का जो है। विकास जो जी, डेवलपमेंट है, कि एक तरफ लोग कुछ लोग प्राइवेट हवाई जहाज़ से चल रहे हैं, और कुछ ऐसे लोग हैं जो अपने पूरे जीवन काल में साइकिल पर भी सवारी नहीं हुँ, किए। ये 2 तरह की जो दुनिया बनाई जा रही है, ये ख़ासतौर से बिहार में तो सब सहारा कंट्रीज़ के जो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स है, उससे बिहार की तुलना होगी। तो ये चीज़ों को बदलने के लिए, वास्तविक रूप से बदलाव के लिए क्या किया, कि किसने किसने क्या किया? दूसरा बात है कि एक लोकतांत्रिक सरकार के भीतर सामाजिक बदलाव के बिना आर्थिक बदलाव की बात हम लोग बेमानी समझते हैं। जी, मैंने कहा ना कि हम उन 10% लोगों में से हैं जो किसी तरह की समस्या से परे हैं इस देश में। बिल्कुल, कोई सत्ता आई जाए, आई गई, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। राइट, लेकिन जो 90% समूह है, जो कमज़ोर वर्ग के लोग हैं, जिनको 2 वक़्त की रोटी, कपड़े और मकान के लिए जूझ रहे हैं, उनके लिए आपके पास नीति क्या, नियत क्या है और नीति जी, क्या है? लालू प्रसाद जी पहली बार सामाजिक न्याय 15 साल के कार्यकाल में लगभग अ, पूरा करने का काम किया, जो ज्ञात इतिहास में दुनिया में कहीं संभव नहीं था। कहीं संभव। इवन अमेरिका के भी गृह युद्ध को देखें तो लंबा था, और वो गृह युद्ध खूनी था, जिसमें काले और गोरों के बीच जो लड़ाई हुई, 10 लाख लोग मारे गए आंकड़े के हिसाब से, उससे ज़्यादा मरे होंगे वहाँ। लेकिन बिहार की सामाजिक परिवर्तन, चंद लोग ज़रूर हिंसक घटनाओं में मरे, ऐसा मैं मानता हूँ। उससे मैं डिनाई नहीं करता, और मात्र 15 साल की सफलतापूर्वक ये छुआ-छूत, ऊँच-नीच का भेदभाव था, हद तक नियंत्रित है। जी, कुछ है अभी भी, ऐसा नहीं है कि एकदम खत्म हो गया है। तो ये लोग आलोचना सहे हैं, जो भी परिवर्तन की दुनिया के अगर दूत रहे हैं, वो आलोचना सहे। भगवान बुद्ध की भी हत्या हुई, उनको भी जहर दिया गया था। ईसा मसीह को भी सूली पर टाँग दिया गया था, और मोहम्मद साहब को भी मार दिया गया था। ये होता ही है। लालू प्रसाद जी उन बदलावों की प्रतीक के तौर पे, जो उन्होंने प्रताड़ना इस देश के भीतर झेला, जो अपमान झेला, वो कोई नई बात नहीं थी, और इसके लिए कोई दुःख भी मनाते नहीं। लालू प्रसाद जी दुःख मनाते हैं, ना हम लोग मनाते हैं। क्योंकि हम अपने जीवन के लिए जीवन में उत्कृष्ट बने रहें, और बाकी लोगों का जीवन हे रहे, ये राजनीति का कोई लक्ष्य नहीं। महात्मा गांधी की भी हत्या हुई थी देश में। देश आज़ाद कराने के लिए जो उन्होंने शहादत दिया, गिर्रे लोग उनकी उनको जो विचारों से नहीं हरा पाए, तो उनकी शरीर को क्षति पहुँचाकर उनकी हत्या कर दी गई। आर्थिक विकास के मॉडल में भी हम देखें तो हम आधुनिक जिसको आप शब्दावली कहते हैं, मैं उस 2-3 इंडिकेटर्स को बता दूँ, जी, दर्शक थोड़ा समझने का प्रयास कर, बिल्कुल, कि 2004 में, 5 में जी, गूगल भी कर लें लोग कि राष्ट्रीय जीडीपी में बिहार का कितना योगदान था। जी, तकरीबन 3.60 के आसपास था, जी, और आज 2.70 है। तो हम आगे बढ़े हैं
कि हम पीछे गए हैं, इसी ये से अंदाज़ा लगा लें। 27,000 करोड़ उस टाइम, अब 3 लाख करोड़, 3 लाख करोड़ का दम आप भर रहा है। उसको रुपए की वैल्यू जी, बदले हैं डेप्रिसिएशन। जी, ये कोई विषय नहीं है। हम नेशनल जीडीपी में कहाँ खड़ा है? करेक्ट, अंडरस्टूड। अगर आज ₹100 की जीडीपी है, जी, तो बिहार की जीडीपी 2.70 है। जी, लालू प्रसाद जी के ज़माने में 3.60 था। जी, अब दूसरा हम एक पैरामीटर्स समझने के लिए मैं जी, कह रहा हूँ कि राष्ट्रीय जो आमदनी था प्रति व्यक्ति आय, जी, ₹100 अगर मान लें, तो लालू प्रसाद जी के ज़माने में ₹33 थे बिहार के। ₹100 दिल्ली के थे, तो हमारे ₹33 थे। और आज कितने हैं? ₹31 हैं। तो देश आगे जा रहा है, हम आगे नहीं जा रहे हैं। देश जिस रफ्तार से जा रहा है, उस रफ्तार से नहीं जा रहे हैं। अच्छा, एक तो ये क्वेश्चन। विकास का कौन मॉडल हमने डेवलप किया जिसमें दिखे? अब थोड़ी-सी और बात कर लें इस पे, बहुत ज़रूरी बात जी, है। 12,000 ट्रेन बिहार में यात्रियों को लेकर के पर्व में आएगी। चुनावी साल है इस जी, बार। बिल्कुल। ये भारत सरकार ने कहा। जी, प्रति ट्रेन 2,000 लोग आएँगे। जी, 12,000 ट्रेन में कितने लोग आएँगे? करीब ढाई करोड़। 2.5 तो बिहार में पलायन भी बढ़ा। जी, अगर हम आर्थिक रूप से विकसित बिहार हो रहे थे, तो फिर इस स्तर पे पलायन कहाँ से है? और थोड़ा-सा हम बात कर लें भ्रष्टाचार। एक-एक जी, इंजीनियर के यहाँ, एक-एक आईएएस के यहाँ 2-2 सौ, 3-3 सौ करोड़ की संपत्ति पकड़ी जा रही है। तो ये जगह पे खत्म लोगों नहीं को होता है। चौंकते नहीं क्या लोग? ये पैसे किसके थे? ये पैसे कहाँ से आए हैं? ये कोई अमेरिका से नहीं आए हैं। इस राज्य के विकास के पैसे लूटे जा रहे हैं। 3 लाख करोड़ अगर है बिहार का जी, बजट, तो 1 लाख करोड़ रुपए लूट लिए जा रहे हैं। अगर 1 लाख करोड़ रुपए की शिक्षा और स्वास्थ्य में हम हर साल निवेश कर दें, तो हम दुनिया के सबसे ताकतवर देशों में हैं। थोड़ा अर्थव्यवस्था को समझना बहुत ज़रूरी है। जी, जी, इस जी, तरह से जो डिबेट लोग चलाते हैं हमको हँसी आता है। ये हम कहाँ खड़ा हैं? हम जब एग्रेरियन इकोनॉमी था दुनिया में, भारत में, जी, 60 के दशक तक, जी, तो हमने डैम नहीं बना पाए न नदियों पे। भाखड़ा नंगल पंजाब में बना, लेकिन बिहार की इस कोसी और सोन पर डैम नहीं बन पाए। हम उस लाभ से वंचित रहे। 60 से लेकर 2000 सन 2000 तक, 2010 तक मैन्युफैक्चरिंग डोमिनेट कर रही थी इकोनॉमी में और मिनरल बेस्ड, नेचुरल रिसोर्स बेस्ड जी, इकोनॉमी थी। जब झारखंड मेरे साथ भी था, जी। तो हम भी उस ट्रेन को मिस कर गए। कोई हमने इंडस्ट्रियलाइज़ेशन नहीं कर पाए। फेट इक्वलिटी वाले फेट पॉलिसी। इक्वलाइज़ेशन की जी, पॉलिसी थी। अ, जो इन्वेस्टमेंट था सेंट्रल गवर्नमेंट का, वो हमारे पक्ष में नहीं था, जी, विपरीत था। अ, व वन नेशन वन इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रिकल टैरिफ का सवाल हो, जी, बहुत सारे सवाल जो हमारे पक्ष में नहीं रहे और हम लोग उसको सुलझा नहीं पाए। अब तो थर्ड जनरेशन इकोनॉमी है, नॉलेज बेस्ड जी, इकोनॉमी है, सर्विस सेक्टर है। तो इसके लिए हमको सबसे ज़रूरी है इन्वेस्टीज, रिसर्च इंस्टीट्यूट, आईआईटी, एम्स, मैनेजमेंट स्कूल। इसके लिए भी हमको कहाँ कोई मदद दे रहा है। अगर हमको मदद मिल जाए, तो हमारी जो युवा पीढ़ी है बिहार की, ये हम दुनिया पे कब्ज़ा कर लेंगे। लेकिन इसके लिए जो आज सबसे ज़्यादा अशिक्षा बिहार में है। केवल 65% शिक्षित है, 35% इस ज़माने में भी अशिक्षित है। ड्रॉप आउट रेट, इनरोलमेंट, ग्रॉस इनरोलमेंट रेशियो, सब हम निचले स्तर पर हैं। हम लोग कौन डेवलपमेंट की तरफ आगे गए हैं? तो ये हम फिर गलत दिशा में बात कर रहे हैं लोग। डेवलपमेंट करना है, जी, सर्विस सेक्टर बेस्ड इन जो पूरी दुनिया 60% आ रहा है सर्विस सेक्टर से, 20% मैन्युफैक्चरिंग और 20% एग्रीकल्चर। राइट। तो अब हमको सर्विस सेक्टर में जंप के लिए हमको जाना ही होगा। एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस को अभी भी मतलब शुरू करेंगे तो 15-20 साल में ट्रांसफॉर्मेशन आएगा, क्योंकि ये कोई एक दिन में ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होता है। लेकिन नीति निर्माण करने वाले सिविल सोसाइटी के भीतर ये विषय विमर्श का विषय ही नहीं है, इसीलिए थोड़ा लेट हो रहा है, ये बहुत दुखद है। और जो विकास की जो बात की जा रही है, वो एक काल्पनिक बात की जा रही है कि विकास का मॉडल होता क्या है? रोड बनाना। रोड बनाना, पुल बनाना और बिल्डिंग्स बनाना, ये अगर डेवलपमेंट के इंडिकेटर्स कोई समझता होगा, तो हम अभी भी मूर्खतापूर्ण जीवन जी रहे हैं और हम एक यूटोपिया में जी रहे हैं।
तेजस्वी जी के पास ये विज़न है, जो आप बात कर रहे हैं अभी कि नॉलेज बेस्ड इकोनॉमी, स्कूल्स, यूनिवर्सिटीज़, रिसर्च सेंटर्स, 15 साल, 20 साल में ट्रांसफ़ॉर्मेशन होगा, ये सारी बातें जो कर रहे हैं, वो हमारे नेता प्रतिपक्ष के पास है। अगर उनको मौका मिला, फ्री आप हैंड मिला। देखे होंगे कि हमको मौका मिला था जी, एक जूनियर पार्टनर के तौर पे 17 महीने का नीतीश कुमार के साथ। जी। आपने देखा होगा कि पहली बार देश में 5 लाख शिक्षक लाए गए, नए शिक्षक लाए गए। वो बीपीएससी के ज़रिए, ऐसा नहीं था कि वो ऐसे ही नीतीश कुमार जैसा कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे नहीं आए थे लोग। मुखिया द्वारा जो सेलेक्ट। मुखिया जो बनाते थे मास्टर बना देते थे। अ, बड़े मुखिया भगवान होता था बकायदा, वो एक टीचर पैदा कर सकता था अपनी कलम से। लेकिन वो नहीं, उस प्रोग्राम सबसे यू ज़्यादा यूनाइटेड नेशन से कोई अवार्ड भी मिला था बिहार सरकार को शायद। देखिए अवार्ड तो अपने से भी आजकल बनवा लेता है। हमारे इस देश में राजनेताओं को आप उस्ताद समझिए, वो अवार्ड जो नई दुनिया में बना होगा वो बनवा लेंगे। वो अपने को ही पुरस्कृत करा लेंगे, उसकी उसकी चर्चा क्या करना है, तो सब तो माशाअल्लाह एक ही तरह के हैं। उसमें हमको कोई ज़्यादा नहीं कहना। लेकिन आप समझ लीजिए कि 5 लाख जो बीपीएससी के ज़रिए शिक्षक जो आए हैं हमारे, ये बदलाव की नींव रख चुके हैं हम लोग। जी। और आएँगे हम लोग सत्ता में तो फिर अभी 2 से 3 लाख और नए शिक्षक लाएँगे हम लोग। जो हमारा जो पर क्लास जो टीचर्स का रेशियो होना चाहिए वो नहीं है अभी भी। अभी भी हम लोग हाइपोथेटिक रेशियो कर बनाकर चल रहे हैं। 35 से 40 बच्चों पे 1 शिक्षक। नहीं, ये इस कांसेप्ट के मैं टोटली अगेन। डिसएग्री हूँ। एग्री कि क्लासरूम के हिसाब से हमारे पास टीचर होना चाहिए। तब ये क्या होगा कि ये जो 40-35 दिख रहा है वो घट के चला आएगा 20 पर। स्टैंडर्ड 20 के ही आस-पास होना चाहिए छात्रों पे 1 शिक्षक। कमरे भी हमको 20 अभी 50 बच्चे 60 बच्चे पर एक क्लासरूम है। उसको घटाकर हमको इंफ्रास्ट्रक्चर में 20 बच्चों पे लाना होगा। हमारी स्कूल की दूरी जो अभी बीच में जो सुधार हुआ था कि 1 किलोमीटर, 3 किलोमीटर, 5 किलोमीटर रेडियस, वो फिर इस सरकारों ने नई शिक्षा नीति में वो फिर उसको ध्वस्त कर दिया है। उच्च शिक्षा में भी बहुत सारा बदलाव की ज़रूरत है। जो जो सेमेस्टर सिस्टम है, 4 ईयर सिस्टम है, स्विचिंग कोर्सेज है, ग्रेडिंग सिस्टम है, इंटरनल मार्किंग सिस्टम है, प्रैक्टिसिंग प्रोफ़ेसर हैं। ये तमाम चीज़ और मिनिमम 3000 के कॉलेज होने चाहिए। इससे कम के कॉलेजेस बंद कर देंगे। तो ये बहुत सारा नई शिक्षा नीति के बेसिकली फंडामेंटल्स के खिलाफ है, एजुकेशन के खिलाफ। तो ये सब चीज़ें जो हुई हैं इसमें बदलाव करने की ज़रूरत है और तेजस्वी जी इन बातों को समझते हैं। आप अगर डिग्री होल्डर के रूप में देखें तो स्वाभाविक है कि कई लोग चुनौती दिया है। डिग्री तो हम प्रधानमंत्री की भी माँग रहे हैं। लेकिन आज डिग्री के आधार पे प्रधानमंत्री को बनना होता तो मोदी जी कहाँ टिकते? कहीं नहीं टिकते। कोई डिग्री ही नहीं है उनके पास। जी। एफिडेविट में तो डिग्री एमए थे, फिर डिग्री दिखाई गई एंटायर पॉलिटिकल साइंस में वो पीजी हैं। अब तो सुप्रीम कोर्ट कह रहा है क्या डिग्री देखने की ज़रूरत है? नहीं, एक और बात है ना, अगर हम डिग्री माँग रहे हैं, तो जैसे अभी हम बात कर रहे थे कि लिटरेसी रेट बिहार में 65%। अगर हम डिग्री माँग रहे हैं, तो हम उस 35% जो इलिटरेट है, मैं ये नहीं कहूँ, लेकिन उसको हम तौहीन कर रहे हैं। देखिए अगर 35% अगर लोग लिटरेट नहीं हो पाए हैं 80 साल, करीब 79 साल, तो ये उन इलिटरेट लोगों की विफलता नहीं है। ये हमारी सरकार शासन प्रणाली की सोसाइटी कलेक्टिव सोसाइटी के रूप में मानता हूँ कि क्योंकि विफलता है। और ऐसी और इस पढ़ाई-लिखाई शिक्षा की दृष्टि बुद्धि से कोई लेना-देना मुझे तो नहीं लगता है कि है। नहीं, जो कुछ हो, मैं कह रहा हूँ कि इसके लिए ज़रूरी है कि हमको एक बेसिक अ, सहमति होनी चाहिए, जी। कोई भी सत्ता में आए कि इसके लिए हम लोग क्या प्रयास करेंगे कि 100% लोग पढ़ सकें और कुछ उसमें से विद्वान लोग बनें। क्योंकि बदलाव के लिए विद्वान लोगों की आवश्यकता है। तो ये इसके लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, सहमति होनी चाहिए, जो नहीं दिखता कहीं पर। 15 साल लालू जी का राज था। 2005 से 2025 20 साल हो गए एनडीए के राज को। उसमें कुछ टाइम आपका भी था साथ में। लेकिन अभी जब भी कोई एनडीए के किसी नेता से सवाल करता है, तो वो वापस जाते हैं कि जंगल राज था, उस टाइम पे ये था, उस टाइम पे इतना परसेंट ग्रोथ रेट था। तो क्या 20 साल टाइम काफ़ी नहीं है किसी चीज़ को ठीक करने के लिए? अभी भी वो वहीं पे क्यों जाते हैं? देखिए एनडीए के उन जिन नेताओं की आप चर्चा कर रहे हो, वो बैक बेंचर्स हैं।
स्कूल क्लासरूम में आप बैक बेंचर्स को आप देखे होंगे, जो जिनका काम है दिन भर झगड़ते रहना और दोषारोपण करते रहना, आरोप लगाना, यहाँ तक कि वो बैक बेंचर्स ये नहीं मानते कि अपने चलते हैं। उनको लगता है मेरा टीचर सही नहीं था, उसने ठीक से हमको पढ़ाया नहीं। तो उसी तरह के बच्चे जैसी हरकत करते हैं एनडीए के बहुत सारे नेता, सबके बारे में तो मैं नहीं कर रहा हूँ। तो ज़्यादातर ये बैक बेंचर्स हैं और इनके पास कोई दृष्टिकोण नहीं है बिहार को आगे ले जाने के लिए। इसीलिए पिछले कार्यकाल पर आरोप लगाते हैं। 20 साल एक पर्याप्त समय होता है बिहार के बदलाव के लिए या किसी राज्य के लिए। आपने कौन-सा काम कर दिया बदलाव के लिए? हिंसाग्रस्त राज्य लालू प्रसाद जी को विरासत में मिला था, बेलछी कांड 79 में हुआ था, 90s में नहीं हुआ था। वहाँ से बिहार को निकाल कर के 2000 तक नरसंहार मुक्त बिहार कर दिया। जितने हैं अंतिम नरसंहार 2000 में है। जबकि हम सरकार 2005 तक है। तो 2000 से 2005 के बीच में कोई आरोप हमारे पर नहीं है। मैंने निकाल लिया हम लोगों ने। तो जो आग लगा था सोसाइटी के भीतर वो हम लोगों ने उसको बुझा दिया। आग लगाने वाले कोई और थे, बुझाने वाले हम लोग हैं। अब ये सब जो जो नए लोग आए सत्ता में 20 साल से नीतीश कुमार के नेतृत्व में, तो इनको बताना होगा कि बिहार में किधर विकास है। अपराध चरम सीमा पे है। अब तो मुख्यमंत्री आवास के पास गोलियाँ चलती हैं, लोग मारे जाते हैं, एयरपोर्ट पे मारे जाते हैं, हॉस्पिटलों में मारे जाते हैं, पोलो रोड पे भी गोली चली। पोलो रोड पे मारे जाते हैं, जहाँ उप मुख्यमंत्री रहते हैं। पूरी सीवरेज चौक पड़ा हुआ है पटना शहर का। बारिश होता है, पानी निकासी नहीं हो पाता। बिजली की ट्रिपिंग, बिजली की ओवरलोडिंग अलग सवाल है। बिल्डिंग्स जितने बनाए गए हैं, वो सब स्टैंडर्ड हैं। बारिश होते ही डूबने लगते हैं। विधानसभा का नया भवन डूब जाता है, छत चुने लगता है। तो ये ऐसे चीज़ हैं कि जो हम लोगों ने जो 20 सालों में जो काम भी थोड़ा-सा दिखता है, वो इतने घटिया स्तर के हैं कि उसका कोई अंदाज़ा नहीं है। पुल बह जाते हैं, 17-17 सौ करोड़ के बिहार में पुल बह जाते हैं। एक भी आदमी पनिश हुआ है? एक भी आदमी जेल गया? क्या तो कारण? ये सरकार के मिलीभगत का नतीजा है? इंजीनियरों के पास जो पैसे मिल रहे हैं, जो हर 2-4 दिन पे छापामारी होती है, तो 100 करोड़, 200 करोड़, 300 करोड़ मिल रहा है, कि ये बिना सरकार से तो मिले होता नहीं है। ये तो सरकार के ही परस्पर संसर्ग में होते हैं। उनकी ट्रांसफ़र, उनकी पोस्टिंग प्रमुख जगहों पे या उनको सेवा विस्तार जैसे महत्वपूर्ण तो सरकार से ही उनको मिले हैं। किन आधारों पे मिले ऐसे लोगों को? एक मेरा ओपिनियन है पर्सनल कि लालू जी का जो टेन्योर था एज़ ए रेलवे मिनिस्टर और जैसा रेलवे में काम किया, वैसा काम अगर वो बिहार के में होता एज़ ए चीफ मिनिस्टर जब वो थे, तो वो इंडिपेंडेंट इंडिया के सबसे बड़े नेता होते। आपको जब मैंने आँकड़ों से सत्यापित किया, जी, तो वो आप उस आँकड़े से सहमत नहीं हैं, तो ये दुखद बात है। नहीं, नहीं, मैं आदेश से सहमत हूँ। हाँ, तो ये बता रहे हैं कि हम तो आगे जा रहे थे ना। जी, हमको 52 से जब जब से बिहार बना रेवेन्यू डेफ़िसिट जी, राजस्व घाटा का बजट बनता था। डेवलपमेंट का जो फंडामेंटल्स जो इंडिकेटर है, वो राजस्व सरप्लस होना ज़रूरी बिल्कुल, होता है राज्य का। जी, वो लंबे मेहनत के बाद झारखंड बँटने के बाद भी हम 2003 या 4 में हम लोग अचीव 2003 में अचीव कर लिए कि नहीं हम लोग रेवेन्यू सरप्लस स्टेट में कन्वर्ट हो गए। हम लोगों को अगर अवसर मिला होता जी, और 10 साल, जी, तो हम आर्थिक बदलाव को बहुत तेज़ गति से ले गए होते। हम लोगों के साथ कई स्तरों पे जो केंद्र में बैठे थे लोग और कई संवैधानिक संस्थाओं से लड़ एक संघर्ष हुआ, क्योंकि हम लोगों ने जो सामाजिक न्याय की जो बुनियाद को रखा, उससे बहुत लोग सहमत नहीं थे इस बिहार के भीतर, जी, खासतौर से ताकतवर लोग। अब उन ताकतवर लोगों ने सारा ताकत लगा दिया हम लोग को सत्ता से हटाने में। हटा इसीलिए हम विकास की उन पैमाने पर जिसकी आप अपेक्षा कर रहे हैं, फिर इक्वलाइज़ेशन पॉलिसी के खिलाफ लड़े, उसको सुधरवाए, तब तक बिहार, झारखंड हमारा बँटवारा हो गया। फिर भी हम रेवेन्यू सरप्लस स्टेट में चले गए और सरप्लस पहली बार इतिहास में हुआ था। अब हमारा विकास तेज़ी से होता, तब तक हम लोग सत्ता से बेदखल हो गए। और जो हमने सुधार की प्रक्रिया शुरू किया जी। था, वो 20 सालों से उसी तरह से पेंडिंग पड़ा हुआ है, आगे नहीं बढ़ा बा एक नैरेटिव और सेट किया जा रहा है कि एनडीए से लोग परेशान, 20 साल कोई सत्ता में रहे, लोग उससे दुखी रहे। लेकिन लोगों को ये बोल के डराया जाता है कि अगर तुम आरजेडी को लेके आते हो या महागठबंधन को लेके आते हो तो जंगल राज की वापसी हो जाएगी। इसलिए लोग डर के वापस से एनडीए को वोट दे देते हैं। राष्ट्रीय जनता दल को और वे नेता के तौर पे हमको काउंटर करने दिए। हम सत्ता के लिए इतना हम बेचैन नहीं हैं कि हम इस बात को लेकर के बहुत हमारे अंदर पीड़ा। जी,
हम एक सामाजिक कार्यकर्ता के तौर पे, पॉलिटिकल पार्टी के तौर पे हमारी जो भूमिका है, हम कर रहे हैं। हम उन असत्य बोलने वालों की हम हमराही नहीं बनना चाहते, झूठ नहीं बोलना चाहते। अगर है बिहार संकटग्रस्त तो स्वीकार है, इसका रास्ता भी हमारे पास है, हम उस रास्ते को सही दिशा में ले भी जाएँगे। देखिए सिविल सोसाइटी, मैं अभी कर रहा हूँ, आम आदमी का ये चर्चा नहीं है, ये सिविल सोसाइटी की बात है। जो चंद लोग होते हैं इसमें, माने सिविल सोसाइटी बिहार में 10-20 हज़ार मिल के होते हैं, जो मीडिया के प्रभावशाली लोग हैं, बड़े-बड़े या इन्फ्लुएंसर्स हैं, या जो इंटेलेक्चुअल्स हैं। ये जो 10-20 हज़ार लोग हैं, ये इनके भीतर कोई दृष्टिकोण नहीं है बिहार के प्रति, और दृष्टिकोण केवल अपनी व्यक्तिगत महत्वाकांक्षाओं में बिहार में बदलाव को रोकने का ये प्रयास कर रहे हैं। हो सकता है कि कुछ दिन और कामयाब हो जाएँ, लेकिन इससे बिहार का ही नुकसान होना है। इससे कोई तेजस्वी यादव और राष्ट्रीय जनता दल का नुकसान हो जाएगा, ऐसा नहीं मैं मानता। मैं कभी तेजस्वी जी से नहीं मिला हूँ, नहीं मिल पाया हूँ अभी तक। तो तेजस्वी जी के बारे में अगर आपको 2 मिनट या 2 लाइन बोलना होगा, वो कैसे व्यक्ति हैं, कैसे नेता हैं, कैसे डिसीज़न्स लेते नहीं, मिलना चाहिए उनसे, उनके उनसे मिलना चाहिए, उनसे बातचीत करनी चाहिए, उनकी राय लेनी चाहिए, हैं? या आप पूछ सकते हैं उनसे जो सवाल है। अभी तक जो उनके कार्यकाल रहे हैं, वो बहुत ही प्रभावशाली कार्यकाल रहे हैं। आप स्वास्थ्य के भी क्षेत्र में देखें तो अ, अधिकतम मेडिकल कॉलेज की नीचे सुविधाएँ नहीं थी। लेकिन वो पहली बार आए तो ग्रामीण स्वास्थ्य को लेकर के जो स्वास्थ्य उपकेंद्र होते हैं पंचायत स्तरीय, वहाँ कहीं 2 स्टाफ, कहीं 3 स्टाफ की नियुक्ति किया, और सभी मेडिसिन पंचायत स्तर पे भेजा। तो एक बहुत जो ग्रामीण क्षेत्र में जो स्वास्थ्य सुविधाएँ झोला-छाप डॉक्टरों पे डिपेंड थे हम, उसमें बहुत बड़ा बदलाव लाया उन्होंने। समय छोटा था, 17 महीने में वो भी एक सरकार के मुखिया नहीं थे, एक जी, जूनियर पार्टनर थे, तो बहुत चीज़ें चाह कर के भी हम नहीं कर पाते हैं। आप देखे होंगे कृषि क्षेत्र में बदलाव के लिए, मंडी कानून को लेकर के, या एमएसपी को लेकर के, भूमि अधिग्रहण कानून को लेकर के कहाँ सहमति बना नीतीश कुमार से। मैं कृषि मंत्री रहते हुए भी इस्तीफा देना पड़ा मुझे, जी। क्योंकि सहमति नहीं थी कि किसान के कृषि क्षेत्र में सुधार हो। तो नीतीश कुमार अब आज तो ब्रेन डेड हैं, अब मेरे इंटरव्यू का क्या असर होना है उन पर? कोई देखेंगे तो नहीं। और उनके जो लोग हैं वो कोई बहुत ही हॉलिस्टिक अप्रोच से बिहार को नहीं चला रहे हैं। लूट सको तो लूट लो वाले नियत से वो लोग लगे हुए लोग हैं। तो उम्मीद करते हैं कि सिविल सोसाइटी थोड़ी अपनी भूमिका बढ़ाए, और बिहार में विकास के लिए, बदलाव के लिए एक फ्रेमवर्क ही तैयार कर दे। हम ये नहीं कहते हैं कि वो राष्ट्रीय जनता दल के साथ खड़ा हो जाए, जी। लेकिन कोई वो इंडिकेटर्स ही तय कर दें, पैरामीटर्स तय कर दें। अगर हम लोग उसको नहीं अचीव करेंगे तो दंडित करेंगे नहीं। एक परसेप्शन है कि लालू जी ने बिहार में एक क्रांति लाई, वो सामाजिक बदलाव की क्रांति, सामाजिक न्याय की क्रांति थी। और तेजस्वी जी ये समझते हैं कि वो टाइम अब खत्म हो गया। अब वो आर्थिक न्याय, आर्थिक बदलाव, विकास की बातें करते हैं। बट लोग सोचते हैं या लोग ये समझते हैं कि उनके आस-पास जो लोग हैं, उनकी जो टीम है नीचे ग्रास रूट लेवल तक, वो लोग तेजस्वी का साथ दे पाएँगे उस इस चीज़ में? देखिए बदलाव तो शेष से होगा। जी, अगर शेष, मैंने कहा कि बुनियादी सवाल था कि आर्थिक बदलाव तभी संभव है जब सामाजिक सुधार हो। जी। तो सामाजिक सामाजिक सुधार बदलाव तो तो हुआ। जी, बिल्कुल अब मैंने को है जी, कि हमको सेकंड फेज के लिए अवसर नहीं मिला, बिल्कुल। जिसका तेजस्वी जी मांग कर रहे हैं कि वो मिलना चाहिए हम लोग को अवसर। क्योंकि फर्स्ट फेज तो हमने रिफॉर्म्स लाया, बिल्कुल, वो तो किसी ने नहीं लाया बिहार। उसके लिए तो कोई डाउट ही नहीं है। तो सेकंड फे हम लोग का कहना भी है कि फर्स्ट फेज जब हम बदलाव लाए तो सेकंड भी हम ही ला सकते हैं, दूसरा कोई नहीं लाएगा। क्योंकि उनके भीतर किसी के लीडरशिप में वो दम नहीं है, कमिटमेंट नहीं है जो हमारे पास लीडरशिप के पास है। और ये होगा, करके हम लोग दिखा देंगे, ये कोई असंभव काम नहीं है। आप बिहार को बदल देंगे हम लोग, इसमें कहीं कोई शक नहीं। और व्यापक पैमाने पर जो उम्मीद से ज़्यादा हम लोग बदलाव करेंगे। वो कृषि क्षेत्र में हो, स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र में हो, शिक्षा के क्षेत्र में हो, या हमारा पब्लिक फाइनेंस का स्ट्रक्चर्ड करना हो, रीओरिएंटेशन की ज़रूरत है। हमारे पास बहुत ज़्यादा पुल और सड़क हो गए हैं, या उसकी भारत सरकार से हम ले लेंगे, लेकिन राज्य के अपने बजट से इन चीज़ों पे बहुत व्यय करने की अब आवश्यकता नहीं है। अब व्यापक पैमाने पर सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ के तर्ज पर, एम्स के तर्ज पर, आईआईटी के तर्ज पे इंस्टीट्यूशंस बिल्ड करना होगा, कि हमारे स्वास्थ्य और शिक्षा
में बदलाव हो और मंडी कानून, भूमि अधिग्रहण कानून में बदलाव और एमएसपी की गारंटी से किसान जो पूरे बिहार के 10 करोड़ आबादी जी। जो डिपेंडेंट है, उसके माली हालत में भी सुधार के लिए हमको थोड़े से निवेश और ज़्यादातर कानूनी पहल की आवश्यकता है, जो हम लोग कर सकते हैं। मैं इस क्वेश्चन पे बाद में आने वाला था, लेकिन सिंस 2 बार बात हो गई इसकी, तो अपने मंत्री पद से रिज़ाइन कौन करता है? आज के डेट में तो कोई नहीं करता है। तो ऐसा क्या हुआ था उस वक़्त जो मतलब आपने आज की डेट में कुछ हुआ और रिज़ाइन करना ये तो पहले होता था। बट आज के डेट में ऐसा करना। देखिए क्या है कि आप क्या बनना चाहते हैं, जी, वो बहुत महत्वपूर्ण है। जी, आप प्रशासक बनना चाहते हैं कि आप एक पॉलिसी मेकर बनना चाहते जी, हैं। ये 2 धारा हैं डेमोक्रेसी के, लोकतंत्र की, कार्यपालिका और विधायिका। हमने शुरू से ही इस काम में जब आया था तो मैंने विधायिका का चयन किया था। कार्यपालिका तक भी पहुँचने का रास्ता विधायिका के ही ज़रिए है। जी। ये नहीं है कि कार्यपालिका में सीधे आप आ सकते हैं, जाना ही होगा विधायिका के ज़रिए। तो हमारा विधायक बनने का लक्ष्य था। सदस्य बिहार विधानसभा, सदस्य लोकसभा की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, विधायक जो कानून बनाता है, लेजिस्लेटर बनने का था। जी, तो वो हम उस लक्ष्य को हासिल किया हमने। अब इस बीच में पार्टी की राय या लोगों की राय से हमको एक कार्यपालिका के रूप में ये बेसिकली नौकरशाही जैसा काम है, प्रशासन चलाना, जो हमारे टेम्परामेंट पे फिट नहीं बैठता। हम उस काम के लिए फिट नहीं हैं। तो ठीक है, जितना संभव था हमने किया और लगा कि हम आगे इसमें नहीं बढ़ पा रहे हैं, तो पद त्याग दिया कम से कम कि नए लोग आएँगे, दूसरे लोग आएँगे, इस काम को देखेंगे, करेंगे। कर सकते हैं तो करेंगे, नहीं कर सकते हैं तो फिर कम से कम ये हम तो ये बात से मुक्त हो गए ना कि आप कुर्सी पर बैठे रहे, आप धृतराष्ट्र बने रहे, आपने ध्यान नहीं दिया। ये बात को समझना होगा, कुर्सी पर बैठे रहना कोई लक्ष्य नहीं होना चाहिए। बदलाव लक्ष्य होना चाहिए, अगर वो नहीं हो रहा है तो कुर्सी को खाली कर देना चाहिए। आजकल ऐसा सुनने को नहीं मिलता है। ये कठिन क्या है इसमें? कोई किसी व्यक्ति का जन्म इंसान के तौर पे माँ की गोद में होता है, ना कि कुर्सी पर। और आज लोग सोचते हैं कि नहीं वो कुर्सी के लिए ही बने हैं और कुर्सी के लिए ही जन्म है, तो ये मृत तृष्णा है, इसका कोई अंत नहीं है। इसका को तो आगे आप कोई मंत्री पद लेना चाहेंगे? मैंने कहा कि मेरी इच्छा में नहीं है। जी, काम करने की कभी स्वतंत्रता मिलेगी, लगेगा कि हम इस काम को हम बदलाव ला सकते हैं, तो ज़रूर कभी अवसर मिला तो काम कर देंगे, लेकिन मेरी इच्छा में नहीं है। नीतीश लेकिन हम जानते हैं कि हम उनसे ज़्यादा काम कर पाते हैं व्यवस्थापिका के सदस्य के रूप विधायिका। में, विधायिका के रूप में और हम वो कर लेते हैं। नीतियों के बदलाव में हम बड़े स्तर पे काम में लगे हैं। नीतीश कुमार जी से आपके पर्सनल रिलेशंस बहुत अच्छे हैं। मैंने कहीं देखा और पढ़ा कि जब आप दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे थे, तो आप भी 3 साल की ग्रेजुएशन में 1.5 साल उनके घर पे रह के पढ़ाई किए थे। तो ऐसा उस टाइम पे जो भी कंट्रोवर्सी चल रही थी या जो भी कॉन्फ्लिक्ट्स चल रहे थे, आप उनके साथ बैठ के सॉल्व नहीं कर पाए? देखिए राजनीतिक माहौल में पारिवारिक रिश्तों का बीच में लाना भी नहीं चाहिए और उसका कोई समाधान भी नहीं। राजनीतिक मामले में तो राजनीतिक तरीके से ही सुलझाने का प्रयास होना चाहिए। एक ट्रैक टू पॉलिसी में हम विश्वास नहीं रखते कि व्यक्तिगत रिश्तों के आधार पे चीज़ों को प्रभावित करने का कोशिश करें। लोग करते हैं, जी, पिता पुत्र के रिश्ते में बहुत लोग कहते हैं कि पिता के पद पद पर जाने से पुत्रों का या उनके परिवार के लोगों का इंटरवेंशन रहता है। ये नैतिक रूप से मैं खिलाफ मानता हूँ। तो मैंने कैबिनेट के ज़रिए उनसे सुलझाने का प्रयास किया है, लेकिन जो नहीं सुलझा तो हम उसके लिए ट्रैक 2 के व्यक्तिगत रिश्तों के आधार पे मैंने कोई प्रयास नहीं किया। आपके पिताजी की वजह से पार्टी में आपको कितना फ़ायदा हुआ? निश्चित तौर पर इस पार्टी में एक-एक कार्यकर्ता जानता है मुझे। इसका मेरे पद पे आने से पहले से जानता है, तो इसका एक एडवांटेज है। उनके व्यक्तित्व के बारे में बोला जाता है कि बहुत स्ट्रिक्ट थे। मैं रिसेंटली एक इंटरव्यू देख रहा था, सर का नहीं, किसी पत्रकार का इंटरव्यू देख रहा था। वो आरजेडी के ऑफ़िस में थे और सर कहीं कैमरा से देख रहे थे। सब लोग अपना-अपना टोपी निकाल के पहनने लगे, जो सर कैमरा ऑन किए हैं, सर कैमरा ऑन किए हैं। क्या सही में वो इतने स्ट्रिक्ट हैं? देखिए क्या है कि वो जीवन में अनुशासन को लेके बहुत गंभीर रहे हैं। जी, वो उनके कार्यप्रणाली से लेकर के उनके राजनीतिक जीवन में और व्यक्तिगत जीवन में भी है।
उस मामले में उन्होंने स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर तैयार कर रखा था और लो उम्मीद करते थे अपने तो ख़ैर स्वयं बहुत ही उस पे कर अडिग रहते थे और लोगों से भी उम्मीद करते थे कि आप और जो भी स्टैंडर्ड तय थे जो भी आप कह रहे हैं टोपी पहनने का हो, जी, कार्यालय में सफाई का हो या कोई भी विषय हो या पार्टी ऑर्गेनाइजेशन में काम करने का जी। हो, तो वो एक विस्तृत बहस के बाद था। ये नहीं था कि कोई व्यक्तिगत तौर पे एक नहीं, वो होने के बाद उसका पालन करने के लिए वो बहुत हाँ, स्ट्रिक्ट लेकिन एक बार जब तय हो गया जी, कि ये करना है तो फिर करना है, उससे पीछे नहीं हटना। पीछे नहीं है। उसमें कोई उनके कॉम्प्रोमाइज़ नहीं। उनके इस नेचर से आपका बचपन बहुत डिसिप्लिन्ड हुआ रहा होगा? बचपन तो बच्चों का कभी डिसिप्लिन किसी का नहीं रहा तो मेरा क्या रहेगा? वैसे ही खेलते-कूदते, लड़ते-झगड़ते दिल्ली यूनिवर्सिटी तक गए पढ़ने के लिए हम लोग गाँव से निकल कर के। जी, हम लोग तो कोई कॉन्वेंट में पढ़े नहीं, कोई प्राइवेट इंस्टीट्यूशन में पढ़े नहीं जीवन में। 1 से द 8वीं तक गाँव के सरकारी स्कूल में, फिर 9वीं 10वीं 6 किलोमीटर दूर एक बाज़ार था रामगढ़ वहाँ पढ़ने गए। फिर हम लोग इंटरमीडिएट पढ़ने इलाहाबाद चले गए 11वीं 12वीं की। ग्रेजुएशन दिल्ली यूनिवर्सिटी से किए। कुल मिलाकर के अ, पिता के अनुशासन के साथ जो बच्चों के भीतर एक लड़कपन रहता है, वो रहता ही है। जी। हाँ, मैं उस ऐसे भी अगर लड़कपन में कुछ नहीं किया तो वो लड़कपन किस बात का? आप बहुत मुखर हैं, किसी भी चीज़ को लेके। अपने डिपार्टमेंट में भ्रष्टाचार को उजागर करना हो, अभी रिसेंटली भी मैं कुछ दिन पहले देख रहा था, अब बिहार सरकार के ग्रामीण कार्य विभाग के लोग लेके भी बोल रहे थे कि बहुत बड़ा फिगर कोट 10,000 करोड़ का फिगर कोट कर रहे थे। तो इतनी एनर्जी और इतना इन्फॉर्मेशन आपके पास कहाँ से आता है? देखिए मेरे ऑफ़िस में कई अलमारी लगे हुए हैं जी, और एक कंटीन्यूअस हमारे पास सिविल सोसाइटी के ज़रिए, विस्टल ब्लोअर के ज़रिए सूचनाएँ मेरे पास प्रवाहित होती रहती हैं और दस्तावेज़ के रूप में आते हैं। अब हमको समय निकालना होता है कि किस विषय को कब हम उठा पाओ। आप आरोप भी लगा सकते हैं कि आपने बहुत पहले हमने इस खबर को किया भेजा दस्तावेज़ आपने इसको उठाया नहीं। जी, क्योंकि हमारे पास स्टाफ की कमी है, रिसोर्सेज़ की कमी है। तो हमको खुद को बहुत मेहनत करना होता है पढ़ने के लिए, पूरा तैयार निश्चय तैयार करना। क्योंकि एक बार हम लोग जब बोलते हैं तो पीछे नहीं हटते। अब मैं इस्तीफ़ा दे सकते हैं लेकिन हम पीछे नहीं हट सकते, किसी के दबाव में नहीं आ सकते। तो वो थोड़ा वक़्त लगता है, लेकिन जो चीज़ मैंने कहा था जिस ग्रामीण कार्य विभाग में भ्रष्टाचार के बारे में, जी, साबित हुआ कि नहीं? कैबिनेट में झगड़ा हुआ कि नहीं? जी, कम कैबिनेट के सहयोगियों से कि ग्लोबल टेंडर आपका एक फ्रॉड आइडिया है जिससे करप्शन बढ़ाया गया है। आप देखे होंगे उसके बाद करीब-करीब दर्जनों छापे पड़े हैं उस विभाग के अधिकारियों पे और सारे पै चो 2-200 300-300 करोड़ रुपया अवैध धन उगाहने में वो उनके बारे में सबूत मिले। तो हम जिस तथ्य को उजागर किए थे, इससे बिहार में लोगों को चौंक गए थे। जी, लेकिन जब देखा कि ये तो बात सच है जी, और सब लोग उसके बाद जागरूक हुए, तो आज देखिए पूरी लड़ाई में आप जो इंजीनियर था, जो अपने घर में रात भर नोट जलाया, वो भी उसी ग्रामीण कार्य विभाग का अधिकारी था। फिर भी जो वो रात भर में नोट नहीं जला पाया, उसे सुबह 39 लाख कैश मिले। या आप देखे होंगे कैबिनेट में आपने चर्चा की विजय सिन्हा और अशोक चौधरी में काफ़ी विवाद हुआ, कहा-सुनी जी। हुआ, वो भी उसका भी कारण यही था, ग्लोबल टेंडर को लेकर। तो हम जो कहे जिसको, वही बिहार में फिर बाद में आगे हुआ। तो बस इतना ही है कि हम इस मामले में अगुआ होते हैं, मैं पहले सवाल उठाता हूँ। जी। पीछे से उसके बाद लोग अपना-अपना काम करते हैं, मीडिया के लोगों, सिविल सोसाइटी नेता फिर वो जिसको जितनी जानकारी होती है उतना करता है। तो आपका दिन जो एक टिपिकल डे होता है वो कैसे जाता है? आप बहुत पढ़ाई करते हैं, बहुत ज़्यादा रिसर्च करते हैं? देखिए क्या है कि तकरीबन शाम को लेकर के 12-1 बज जाता है रात। सुबह देर से जगना मतलब कि 8 बजे तक मैं जग के काम शुरू कर पाता हूँ। पर पूरे समय बाकी में या तो मैं राजनीतिक काम में लगा रहता हूँ या पढ़ रहा होता हूँ। 2 ही काम हैं। यहाँ तक कि मैं गाड़ियों में जब होता हूँ, तो ज़्यादातर मैं अपने टैबलेट पर, लैपटॉप पर पढ़ता रहता हूँ। कोई भी एक मैं समय को यूटिलाइज़ करता हूँ। लोग पूछते हैं आपको कब समय मिला कि आपने पढ़ा? सबसे कॉमन क्वेश्चन होता है कि सुबह 8 बजे से लेके 12 बजे तक तो लोगों से मिल-ही-जुल रहे थे या बात ही कर रहे थे या भाषण दे रहे थे। तभी मैं भी ये सवाल पूछ रहा हूँ। हाँ। तो फिर भी लोग कहते पढ़े कब आप? पढ़ेगा। ये हमारा पढ़ने का एक मैंने डेवलप किया है कि टैबलेट में रखता हूँ।
तो एक हम जगह से जब दूसरे जगह जब जा रहे होते हैं, तो लगभग मैं पढ़ता रहता हूँ। इसीलिए गाड़ी में रोड पे क्या हुआ, कहाँ बिल्डिंग बन गया, खेतों में क्या है, हम मुझे बहुत जानकारी नहीं रहता क्योंकि मैं पढ़ते रहता हूँ लगातार। अब फिर जो रात को अगर 10-11 बजे भी फ्री हो गए तो 2 घंटा, 1 घंटा, 3 घंटा वो एक अवसर मिलता है। लेकिन कठिन है, ख़ास तौर से जब आप नीति निर्माण में लगे हैं, तो आपको पढ़ना ही पड़ेगा उसमें बिंदुवार, सूक्ष्म तरीके से। नहीं तो ये जो लोग चालाक लोग हैं, थिंक टैंक बना रखे हैं इस देश में बड़े-बड़े। और वो पॉलिसी को ड्राफ्ट करके सरकार से मिली-भगत करके वो पकड़ा देते हैं अधिकारियों को और फिर वो लेके चला आता है कैबिनेट मिनिस्टर के पास। और जब उतनी जानकारी नहीं होता है, हड़बड़ी में होता है, दस्तखत कर देता है। तो हम लोग ऐसे चीज़ों को ना होने देने के लिए हम लोग बड़े स्तर पे हम अपनी रिसर्च टीम हमारी है, बहुत लोग हैं उसमें। कुछ हॉलिस्टिक व्यू से हैं मतलब कि अ, पैसे नहीं लेते, वो अपने समय में से निकाल कर हमारा मदद करते हैं और कुछ हमारे पास अपने भी रिसर्चर हैं, रिसर्च। जो जो सैलरी जिनको मैं देता हूँ, तो ये बड़ी टीम, तो इसके ज़रिए हम लोग काम करते हैं। बिहार में पहले करप्शन था, लोग बोलते हैं, बहुत ज़्यादा करप्शन था। अभी बोलते हैं कि करप्शन ने एक नया रूप लिया है। अब अधिकारी और नेता मिल के करप्शन कर रहे हैं। नेताओं का कम रोल है बिहार में, 100 में 1%, 99% नौकरशाही में भ्रष्टाचार है। अब तो बाकायदा अधिकारी नीलामी लेते हैं कि इस डिपार्टमेंट में बनाइएगा तो मैं इतना पैसा दूँगा, इस विभाग में हमको रखिएगा। बाकायदा नौकरशाह पूरे बिहार को नीलाम कर रहा है वो, ऑक्शन जिसको कहते हैं। किसके सामने ऑक्शन हो रहा है? ये केंद्र में बैठे लोग हैं, क्योंकि ब्रांडेड मुख्यमंत्री हैं बिहार में, उनको तो सत्ता से कोई मतलब नहीं है। आज बाकी लोग जो एनडीए में बैठे लोग हैं, सब लोग इस पर अधिकारी अधिकारी ही राज चला रहे हैं, नेताओं का रोल बहुत सीमित है। बिहार में बीजेपी एक अभी तक पार्ट बी है। लीड जो है वो नीतीश कुमार जी ही कर रहे हैं। बाकी स्टेट्स में बीजेपी पावर में आने के लिए कुछ भी कर रही है। ऑपरेशन लोटस चला रही है, मतलब क्या-क्या कर रही है आपसे छुपा नहीं है। तो बिहार में वो डिपेंडेंट क्यों है नीतीश जी पे? देखिए, बिहार में ना बीजेपी के पास लीडरशिप क्राइसिस है, इनके पास नेतृत्व करने लायक कोई व्यक्ति नहीं है। इसीलिए जो भी दिल्ली से केंद्र में बीजेपी के लोग चाहते हैं कि बदलाव वो नहीं हो पा रहा है क्योंकि उनके पास वो व्यक्ति नहीं है उनके पास या व्यक्तियों का समूह नहीं है। जी। एक तरह से बहुत ही बिहार के पास जो बीजेपी का लीडरशिप है, वो सेकंड ग्रेड लीडरशिप है। उनसे आप उम्मीद ना करें। भाजपा वाले भी वो केंद्र वाले उम्मीद नहीं करते। दूसरी बात आप कह रहे हैं कि जिस तरीके से व्यापक पैमाने पर जोड़-तोड़ से दूसरे राज्यों में करते हैं, वो बिहार को लेकर के एक धारणा है कि यहाँ पे कोई इंडस्ट्रियलाइज़ेशन नहीं हुआ है, तो चुनावी राजनीति के लिए कौन पैसा लगाए? अडानी, अंबानी बिहार में क्यों पैसा लगाए? यहाँ तो इंडस्ट्रियलाइज़ेशन हुआ नहीं। जी। तो उद्योगपतियों को कोई रुचि नहीं, जब तक वो पैसा नहीं देंगे राजनीतिक दलों को, तब तक वो फिर उस ऑपरेशन को लोटस ऑपरेशन टाइप चलेगा कैसे? तो बिहार अभिशप्त है, समय आएगा, बदलाव होगा। अब इसका विस्तार से कभी चर्चा करेंगे इस मामले में। प्रशांत किशोर के बारे में आपका क्या कहना है? एक हाई स्कूल फेल व्यक्ति राष्ट्रीय अध्यक्ष उदय नारायण सिंह, उसका राष्ट्रीय संयोजक ग्रेजुएट नहीं प्रशांत किशोर, आपके दावे के साथ कह रहा हूँ, उनकी डिग्री हो तो दिखाए कोई। और वो बिहार में विकास और बदलाव की बात कर रहे हैं लोग। तो भ्रष्ट नौकरशाहों और चंद वो जो सत्ता लोभी लोग एक कॉर्पोरेट सेक्टर जैसी एक कंपनी के मुलाजिम सब मिलकर के बिहार में प्रयास कर रहे हैं नई इबारत लिखने के लिए। अब उनके तो इतिहास ऐसे हैं कि जब जानेंगे तो आप बाकी क्या बदलाव का उम्मीद करेंगे। लेकिन चूँकि वो कभी तक कभी सत्ता में आए नहीं हैं या उनके चुनाव लोग नहीं जीते हैं, तो कुछ भी झूठ बोल सकते हैं। आसमान से तारे लाने की बात कर रहे हैं। नहीं, उनका स्ट्रैटेजी काफ़ी सिंपल है। एक ही बात बार-बार, बार-बार अगर दिन में 3 बार स्पीच देंगे तो तीनों बार एक ही बात देंगे। है ही क्या उनके पास कंटेंट? वो 1000 बार भी बोलेंगे तो वही बात वही बोलेंगे, बात। उससे ज़्यादा उनको उनको आता ही नहीं है।
मैंने कहा ना ग्रेजुएट नहीं है प्रशांत किशोर जी। उन और दूसरे की डिग्री माँग रहे हैं। उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष उदय नारायण सिंह हाई स्कूल फेल हैं, वो भी डिग्री माँग रहे हैं। तो ऐसे डिग्री माँगने वालों की पहले डिग्री चेक हो जानी चाहिए कि ये लोग हैं वास्तव में खुद पढ़े लिखे कि दूसरे को ही पढ़े लिखे का सर्टिफ़िकेट माँग रहे हैं। तो लोग बोलते क्यों नहीं है उनके बारे में? किनके बारे में? प्रशांत किशोर के बारे में? बोला उसके जाता है ताकतवरों के खिलाफ। हम लोग जो मानते हैं कि आदमी लड़ना चाहिए किससे? अपने से छोटे आदमी से नहीं, कमज़ोर आदमी से नहीं, ताकत में कमज़ोर छोटे की बात कर रहा हूँ। जी, वो हम लोग से किस मामले में? हर मामले में छोटे हैं। जी। उनसे क्या हमको बात करना है? हमको जो भी बात करनी है, लड़ना है हमको मोदी के खिलाफ, भाजपा के खिलाफ। ताकतवर लोग हैं, जो देश की सत्ता को कब्ज़ा करके देश के संविधान बदलना चाहते हैं, तो हम उस लड़ाई को लड़ें। एक काल्पनिक लड़ाई है प्रशांत किशोर, जनसुराज इनके बारे में क्या चर्चा करें? हम लोग तो चर्चा करना भी नहीं चाहते, लेकिन अब आप लोग का ही सवाल हो जाता है, तो कुछ-कुछ बताना पड़ता है। ये सवाल इसलिए हो जाता है क्योंकि हम लोग सोशल मीडिया पे रहते हैं और देखते हैं कि उनकी पूरी एक आर्मी है, जो कि अब हमें वो पता नहीं है कि वो फेक है या रियल है। ग्राउंड गिरोह है, गिरोह, आर्मी मत कहिए उसको, गिरोह कहें। गिरोह। डिजिटल ल प्लेटफ़ॉर्म पे भी मैंने कहा था कि कुछ लंपेन लोग, हुड़दंग लोग जी, आज जो पहले सड़क पे थे, लहरिया कट बाइक चलाते थे, वो जी, आजकल जी। डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म पे आ गए। विक्टर मच्छर लहरिया कर बाइक चलाते थे। जी, वो आजकल डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म पे भी राजनीतिक विमर्श को लहरिया कट चला रहे हैं। जी, वो अपने मुद्दे पे टिकते नहीं, सवाल दर सवाल खड़ा करते हैं। जी, जिस सवाल का कोई अंत नहीं, कोई उसका रास्ता नहीं कि इस सवाल से कौन रास्ता बनेगा। जी, इस तरह के लोग डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म पे जो लोग बैठे हैं लंपेन लोग, जो हुड़दंग लोग, वो एक गिरोह बना करके वो लोग हैं। तो ये दिखेगा आपको क्योंकि ये मोर डेमोक्रेटिक प्लेटफ़ॉर्म है डिजिटल, जहाँ की कंटेंट की उस तरह की मॉनिटरिंग नहीं है। जी। फ्रीडम है, आप कुछ भी कर सकते कुछ हैं। भी कर आजकल तो रील बनाने वाले लोग को भी देखते होंगे। जी, तो क वो किस स्तर से रील बनाते हैं, क्या उसका उद्देश्य होता है, क्या प या अब ये तो मानसिक रूप से विकलांगता मैं मानता हूँ ऐसे लोगों को। तो लेकिन उनके वजह से आप लोगों को अपना नुकसान दिख रहा है नेक्स्ट इलेक्शन में, कमिंग इलेक्शन में? नहीं क्यों? भाजपा की बी टीम है, भाजपा वाले चिंतित तो हम लोगों क्यों चिंतित हों? भाजपा की बी टीम होगी तो इसीलिए होगी जो आपको नुकसान हो? आप देखें ना कि वो भाजपा की बी टीम है, ये बिहार के लोग जानते हैं। जी। आप जितनी तरह की झूठ बोल रहे हैं, यही झूठ पहले बीजेपी के लिए बोलते थे। जैसे लेकिन वो तो बीजेपी के हर नेता पे आरोप लगाया जा रहा है। मैंने कहा ना कि बीजेपी में लीडरशिप क्राइसिस है, जी। इसीलिए वो आरोप लगा रहे हैं। वो बीजेपी पे आरोप नहीं लगा रहे हैं ना, बीजेपी की आइडियोलॉजी पे तो आरोप नहीं लगा रहे हैं। लड़ाई वैचारिक है, व्यक्तिगत नहीं है ना, जी। वो व्यक्तिगत लड़ाई लड़ रहे हुँ, हैं। व्यक्तिगत वो कहीं भी वैचारिक नहीं लड़ाई लड़ रहे हैं, वो भाजपा के वैचारिक आधार को ही मजबूत कर रहे हैं। लीडरशिप मैंने शुरू में भी कहा कि बीजेपी में लीडरशिप क्राइसिस है, सेकंड ग्रेड लीडर हैं, इसीलिए वो लीड नहीं कर पा रहे हैं बिहार में। प्रशांत किशोर के बारे में आपका क्या कहना है? एक हाई स्कूल फेल व्यक्ति राष्ट्रीय अध्यक्ष उदय नारायण सिंह, उसका राष्ट्रीय संयोजक ग्रेजुएट नहीं प्रशांत किशोर या धार्मिक आधार पे वो सब तो बीजेपी की पॉलिसी पे ही प्रशांत किशोर चलने वाले। लेकिन उपचुनाव में नुकसान तो आपका हुआ था। क्या फ़र्क पड़ता है? उपचुनाव कोई बिहार के लिए चुनाव नहीं होता, वो सीट टू सीट होता है। इसीलिए व्यक्तिगत महत्वाकांक्षाओं के चलते वोट में बिखराव होता है, लेकिन जनरल जब इलेक्शन होता है, जहाँ बिहार का सवाल है, फिर वो सीट टू सीट बिखराव नहीं होता है, वो छीजन रुक जाता है और परिणाम बेहतर होता है। आप राजनीतिक परिवार से हैं, बहुत पहले से आप राजनीति को देख रहे होंगे। अभी आप विपक्ष के एमपी हैं। तो मोदी गवर्नमेंट के साथ काम करना, इस पार्लियामेंट्री सेशन का पार्ट होना कैसा लगता है? बहुत दुखद है, पार्लियामेंट को लोगों ने पार्लियामेंट्री सिस्टम को बीजेपी और आरएसएस को कभी विश्वास नहीं था। क्योंकि भारत का कानून है, संविधान है, इसीलिए उनको चुनाव लड़ना पड़ता है और इसमें शामिल होना पड़ता है, लेकिन उसके प्रति प्रेम स्नेह नहीं है, हुँ। श्रद्धा नहीं है। इसीलिए लगातार ऐसे-ऐसे कानून लाने की बात करते हैं या बदलाव की बात करते हैं, जो समाज को विभाजित करता है, धार्मिक रूप से, सामाजिक रूप से, आर्थिक रूप से विभाजित करता है। लोकतंत्र तो सर्वानुमति के लिए बना था। लोकतंत्र कोई कोई मोनार्क सिस्टम नहीं था, राजतंत्र जैसा नहीं था या लोकतंत्र कोई रोड रोलर जैसा नहीं है, तानाशाहों जैसा नहीं है। जिस तरीके से चला रहे हैं लोकतंत्र को, वो एकदम ही
पूरी व्यवस्था को ही ये लोग तोड़-ममोड़ रहे हैं और इससे घातक परिणाम निकलेंगे। एक देश एक कानून, एक देश एक टैक्स, लेकिन कभी ये नहीं बात करते कि एक देश एक आमदनी, एक देश एक बिजली का रेट, एक देश एक शिक्षा नीति, ऐसा कभी नहीं बात करते। तो जो कॉर्पोरेट के हित में है उसके लिए वो कानून बनाते हैं और बाकी चीज़ों के लिए वो अपमानजनक तरीके से व्यवहार करते हैं। किसानों की आय 3 गुनी हो जाएगी, वो टाइम तो खत्म हो गया। ये टाइम खत्म होना तो छोड़िए, जो आय थी उसको भी छीन लिया। हुँ। मान लीजिए किसान के पास पहले भी बहुत कुछ नहीं था लेकिन धोती-कुर्ता था तो इन लोगों ने उसका धोती छीन लिया। अब वो कुर्ते पर है। ये हालत पैदा कर दिया इन लोगों ने। अभी जो एक कानून बना है कि 1 महीने से ज़्यादा अगर कोई जेल में रह गया तो उसको कोई भी पद जो होगा वो छोड़ना तो पड़ेगा। अब सरकार की वो मर्ज़ी पर हो जाएगा कि राजनीति में रहेगा कि नहीं। बहुत लोग बोल रहे हैं ये कानून तेजस्वी जी के लिए बना है। विपक्ष के लिए तो है ही, विपक्ष के लिए तो है ही, बिहार में इलेक्शन अगर जीत गए ये तो। कोई सत्ता पक्ष के लिए तो कानून है नहीं। ऐसा या हो सकता है कि सत्ता पक्ष में जो मोदी जी को 75 साल का चुनौती दे रहा हो ऐसे लोगों पे भी लागू कर दे एक आध आदमी पर। हो सकता है। हाँ, हो सकता है कि 75 साल में सबको रिटायर किए हैं, अब आप रिटायर हो जाएँ, तो हो सकता है कि उस पर ये इस तरह का एक वहाँ महीने तो वाला मोहन भागवत जी का स्टेटमेंट आ गया कि ऐसा कुछ नहीं है। अब देखिए ना इससे हिपोक्रेसी क्या हो सकती है भारतीय राजनीति का? जो मोहन भागवत आइडियोलॉग थे कि देश में राजनेताओं का ऊपरी सीमा तय होना चाहिए और उसके लिए इन लोगों ने बेंचमार्क 75 साल का बनाया जिसमें माननीय आडवाणी जी को, मुरली मनोहर जोशी को ब्रेन डेड घोषित कर दिया। जी। बाहर कर दिया राजनीति से शांता कुमार, कालराज मिश्रा जैसे दर्जनों लोग जी, जसवंत सिंह, जसवंत सिन्हा जैसे लोग और आज पारूसी शेखावत जैसे लोग स्टॉलवर्ट लीडर्स को बाहर कर दिया। अब आज के दिन में अब 75 हो गया तो भागवत जी भी मुकर रहे हैं और उनके शिष्य मोदी जी भी तो उसका नाम ही नहीं ले रहे हैं, चर्चा ही नहीं कोई कर रहे हैं। बात ही नहीं है इस चीज़ की। तो ये दुखद है। देश में सेना में बहाल होने वाले लोग अग्निवीर 4 साल में रिटायर करेंगे। और देश की सरकार में बैठे चलाने वाले लोग 75 साल में भी जवान बने रहेंगे। विपक्ष कहीं न कहीं मुद्दा उठाने में कमज़ोर पड़ती है। नहीं, हमारे मुद्दे शाश्वत हैं और उठाने में भी हम कहीं किसी मामले में कमज़ोर नहीं हैं। अब देखिए मैंने कहा ना कि डिजिटल जो मीडिया का एक न्यू जनरेशन जो मीडिया है डिजिटल, जी। वो उसका एक अपना तरीका है। मैंने कहा वो उसको बड़ा साधारण जी। तौर में ये लहरिया कट जी। वो मुद्दे तय कर रहे हैं, नैरेटिव्स को बदल रहे हैं, परसेप्शंस को बदल रहे हैं। हम चाहते हुए भी हम उन चीज़ों को आगे नहीं मूव कर पा रहे हैं क्योंकि वो उस पे जो लोग काबिज़ हैं, चंद लोग, जी। चंद मतलब कि 140 करोड़ लोग का ओपिनियन नहीं है। वो केवल 2-4 लाख लोग ओपिनियंस को बदल रहे हैं। जो उनका वॉर रूम बना हाँ, है। वार रूम के ज़रिए वो बदल रहे हैं। मुद्दे को डाइवर्ट करते हैं, रोज़ बदलना चाहते हैं क्योंकि वो कहा जाता है मारो और भागो। जी। के स्टाइल में वो काम कर रहे हैं। तो इसीलिए आप विपक्ष पर आरोप लगता है कि वो मुद्दे को ठीक से उठा नहीं पा रहा है। हम उठा रहे हैं, हमारे मुद्दे को उठने नहीं दिया जाता, उसको दबा दिया जाता है। पटना पूर्णिया एक्सप्रेसवे लास्ट टू लास्ट ईयर के बजट में आया था, या लास्ट लास्ट टू लास्ट ईयर के बजट में, उसका शायद भूमि अधिग्रहण अभी तक हुआ नहीं। बक्सर भागलपुर का भी एक्सप्रेसवे आया था, बक्सर भागलपुर का भी पिछले बजट में, इसकी भी कोई चर्चा नहीं। कोई चर्चा नहीं। बक्सर से आप हैं तो आपको तो बिल्कुल। नहीं है, तो ये हम उठाते कि ऐसे मुद्दे हम क्यों नहीं कौन कह रहा है उठता नहीं है? हम लोग बाकायदा मेरे सोशल मीडिया पे देखें, लगातार मैं पत्र लिखता हूँ, पार्लियामेंट में बोलता भी हूँ, लेकिन लोग सुनते नहीं। और जो मैंने कहा कि ये जो लोग मीडिया में भी बैठे लोग हैं, इनकी भी जो कॉर्पोरेट जो छवि है, जी। समर्थित छवि है, अब आधे आधे तो अडानी के चैनल हैं, आधे अंबानी के चैनल हैं। तो अडानी अंबानी को जो सूट नहीं करेगा वो मीडिया रेगुलर मीडिया या कन्वेंशनल मीडिया पे चलेगा नहीं। और डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म तो अभी तो लहरिया कट में बिज़ी हैं लोग, थोड़ा-सा स्टेबल होने दीजिए, 2 4-5 साल बाद मैच्योर होंगे लोग तो हुँ। थोड़ा उसको ठीक होगा। एसआईआर पे आपका क्या बोलना है? एसआईआर लोकतंत्र के बचाने की लड़ाई है। एसआईआर कोई चुनावी राजनीति का हिस्सा नहीं है। वर्तमान चुनाव की मैं बात जी। कर रहा हूँ, चुनावी राजनीति का तो हिस्सा है ही, लेकिन वर्तमान चुनाव, आप याद करें देश में लोकसभा, जी। विधानसभा और त्रिस्तरीय पंचायती राज। जी। एक ही कॉमन मतदाता सूची से होता है, हुँ। 25 से प्रधानमंत्री तक का चुनाव होता है। बिल्कुल। जिन लोगों का आप मतदाता सूची से बाहर कर देना चाहते हैं इस आधार पर कि ये राष्ट्रीय जनता दल और इंडिया गठबंधन समर्थक है, तो आप इससे अंदाजा लगाएं कि ठीक है हम चुनाव हो सकता है पिछड़ जाए, जो चाहते हैं लोग ऐसा परिणाम ना आए,
लेकिन ये त्रिस्तरीय पंचायती राज का क्या होगा? वो तो चुनाव वो तो पार्टी लाइन पे हो नहीं रहा है। तो ये पूरे लोकतंत्र को थ्रेट है, इसके ज़रिए एसआईआर के ज़रिए। वयस्क मताधिकार को चैलेंज किया जा रहा है। जो दस्तावेज़ माँगे जा रहे हैं वो सैचुरेट नहीं है सोसाइटी के भीतर। मैक्सिमम जो सैचुरेट है डॉक्यूमेंट वो है आधार कार्ड। जी। इसके बाद राशन कार्ड दूसरा नंबर का दस्तावेज़ है जो लोगों तक है। इसके बाद कोई ऐसा दस्तावेज़ नहीं है जो लोगों तक है। तो फिर आप जो माँग रहे हैं उनके पास है ही नहीं, आपने दिया ही नहीं। ज़मीन के कागज़ सब भूमिहीन लोग बहुत लोग हैं। निरक्षर भी लोग बहुत लोग हैं सोसाइटी में, तो उनका आप मतदाता सूची से बाहर कर देना चाहते हैं। ये तो पहला फंडामेंटल राइट्स के विरुद्ध है ना। 1950 लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम में साफ लिखा था कि सभी देश के वरिष्ठ मताधिकार अगर हम भारत में मतदाता नहीं हैं, तो फिर हम भारत के नागरिक भी नहीं हैं। ये करोड़ों लोग भारत के नागरिकता से वंचित आप करना चाहते हैं। मतलब उनको आप सारी सुविधाएँ छीन लेंगे भविष्य में। आप नागरिक नहीं हैं तो आपको राशन नहीं मिलेगा, आपको आयुष्मान कार्ड नहीं मिलेगा, आपकी स्कूल कॉलेज में एडमिशन नहीं होंगे, ज़मीन-जायदाद का खरीद-बिक्री नहीं कर पाएँगे। ये हो क्या रहा है? चंद राजनीतिक दलों की महत्वाकांक्षाओं की में करोड़ों मतदाताओं को बिहार का बलि लेने का आप प्रयास कर रहे हैं, जो किसी भी राजनीतिक व्यक्ति के लिए जो चेतनशील प्राणी है, उसके लिए कभी भी टॉलरेट नहीं कर सकते हैं। हुँ। पप्पू यादव जी और कन्हैया कुमार, इनका आरजेडी से कैसा रिश्ता है? उनको मंच पे चढ़ने नहीं दिया जाता है, स्टेज पे बोलने नहीं दिया जाता है। हमारा कहाँ मंच लग रहा है? जिसका पार्टी का होगा, वो जिसका मंच होगा, वो कौन किसको चढ़ाएगा, नहीं चढ़ाएगा, वो जाने। नहीं, लेकिन बीच में हमारा राष्ट्रीय जनता दल का मंच पर तो राष्ट्रीय जनता दल का कार्यकर्ता चढ़ेगा। कांग्रेस का है तो कांग्रेस का चढ़ेगा। हम कहाँ किसी दल को मना कर रहे हैं कि अपने दल पर आप जिसको मर्ज़ी आप दाऊद इब्राहिम को चढ़ा लीजिए। हम लोग कहाँ मना कर रहे हैं। फिर दाऊद इब्राहिम का ही नाम क्यों लिया सर आपने? भाई सबसे मोस्ट वांटेड आदमी है देश के, मतलब कि टॉलरेट नहीं किया जा सकता। लेकिन फिर भी अगर किसी को लगता है कि उनके आने से वोट बढ़ जाएगा तो चढ़ा ले कोई अपने मंच पर, कौन हम रोक रहे हैं? देखिए राष्ट्रीय जनता दल अपने मंच पर अपने ही कार्यकर्ताओं, अपने ही नेताओं लेकिन को आपके गठबंधन के हैं, तो उनको तो होना चाहिए मंच पे। कौन रोकता है? नहीं, वीडियो था, रोका गया था। कौन रोका? ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन वीडियो नहीं आप वीडियो देखिए। जी। तो वो गार्ड रोक रहे थे। गार्ड किसके थे? वो किसके नेता के थे? वो राहुल गांधी जी के गार्ड थे। उनका जेट सिक्योरिटी है, उसका प्रोटोकॉल है कि कौन चढ़ेगा, नहीं चढ़ेगा, वो सिक्योरिटी थ्रेट है उन पर। तो बहुत कुछ सोचना पड़ता है। अब रोका होगा तो उसकी सूची में नाम कांग्रेस के ऊपर से नहीं दिए होंगे, इसलिए रोका होगा। इसमें इसमें तेजस्वी जी का और राष्ट्रीय जनता दल का क्या रोल है? कोई रोल नहीं। कोई रोल नहीं है, तेजस्वी जी को कन्हैया कुमार से कुछ प्रॉब्लम है? किसी से नहीं, किसी से नहीं। किसी से नहीं। जो बिहार का नेतृत्व करने वाले हैं, उनको किसी से क्यों नहीं ईर्ष्या होगी और किसी से क्या समस्या होगी? वो भी सहयोगी दल के लोगों को से क्या होगा? विपक्ष के लोगों से थोड़ा हो सकता है कि हम जदयू और भाजपा से ईर्ष्या हो सकता है। जी। लेकिन ये अपनी पार्टी, अपने सहयोगियों से क्या ईर्ष्या है? लोग बोलते हैं कि दूसरा यंग लीडर आ जाएगा तो इनकी वैल्यू कम हो जाएगी। हमारी उससे गठबंधन मजबूत होंगे, कोई नेतृत्व करने लायक अगर दर्जनों लोग अगर रहते हैं, तो इससे कोई नेता कमज़ोर नहीं होगा, ना पार्टी कमज़ोर होगी। हम लोग कोई वन मैन शो वाले नहीं हैं, भाजपा आरएसएस जैसे, जहाँ मोदी, मोदी, मोदी। अब तो भारत की भी सरकार नहीं है ना, जी। भाजपा की भी सरकार नहीं है, मोदी की सरकार है। हम लोग इसमें विश्वास नहीं रखते। पहले एनडीए, फिर भाजपा, फिर मोदी। अब केवल मोदी है, ओके। ना अब एनडीए है, ना भाजपा है, ना देश है। अमेरिका में भी जाते हैं तो मोदी की सरकार, भारत की सरकार नहीं। ये हालत है। हम लोग उस तरह के विश्वास करने वाले लोग नहीं, हम लोग तांत्रिक लोग हैं। आपके गठबंधन में सब कुछ सही चल रहा है? जो अमूमन गठबंधनों के बीच में जो तनाव होता है, वो नहीं के बराबर है। आप एनडीए का देख लीजिए तनाव, तो रामविलास पासवान जी की पुत्र जो चिराग पासवान अलग जी। हिसाब-किताब की बात कर रहे हैं। मांझी जी का कब बोल बिगड़ेंगे, रोज़ देखते हैं आप, सुबह कुछ बोलते हैं, शाम को कुछ जी। बोलते हैं। भूपेंद्र जी कब खुश, कब नाराज़ पता ही नहीं चलता है। जब दल छोड़ते हैं तब पता चलता है कि नाराज़ हैं, माने गठबंधन छोड़ देते गठबंधन हैं। छोड़ तो वो हमारे यहाँ परिस्थिति नहीं है। हम लोग एकदम सही तरीके से आगे बढ़ रहे हैं और सही समय पर सभी निर्णय सामूहिक रूप से ले लेंगे। आपके यहाँ वीआईपी का चलता रहता है, मुकेश सहनी जी का कि इतना मिलेगा तब होगा, इतना चाहिए। नहीं 243 पर हम लोग फ्रेंडली फाइट नहीं करेंगे। सब लोग एक-एक अकेले लड़ेंगे। ये नहीं है कि
हमारा कोई ऐसा सीट है जिस पर हमारे सहयोगी दल फ्रेंडली फाइट कर रहा है, ऐसा नहीं। ना कोई बागी होगा, ना कोई फ्रेंडली फाइट होगा। 243 मिल के लड़ेंगे, 243 मिल के जीतेंगे। पशुपति पारस जी वाला फ्रैक्शन जो है एलजेपी का, वो आपके साथ आएँगे? देखिए, आने का जब निर्णय होगा तो सभी लोग को जानकारी होगा और गठबंधन का थोड़ा बहुत एडजस्टमेंट की बात चलती रहती है। आइन वक़्त पे कभी सफल भी होता है, नहीं भी होता है। तो इसको जब निर्णय होंगे तो सभी लोग की जानकारी में दे दिए जाएँगे। सर आपका पर्सनल लॉन्ग टर्म प्लान क्या है? आपका एस्पिरेशन, आपका विज़न क्या है? मैंने कहा ना, गांधी ने जो देश को छोड़ा था, जिस भारत को जिस तरीके का वो बनाना चाहते थे, जी, एक बड़ा विस्तृत दृष्टिकोण था जी। और उस दृष्टिकोण पे हम लोग काम कर रहे हैं एक छोटे कार्यकर्ता के तौर पे। हम लोग उसमें कोई भी योगदान दे दे पाएँगे तो हमारा हम लोग मानेंगे कि अपना जीवन सार्थक बना। थैंक यू वेरी मच सर फॉर योर टाइम। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके और मुझे लगता आपसे है मैं आगे भी बातचीत करता रहूँगा, जी, थोड़ी व्यस्तता है, बाद जी, में भविष्य में ज़रूर बैठेंगे जी। आपके। ठीक है सर। थैंक यू वेरी मच सर। Thank you for watching the 6th episode of Decode with Navneet. Stay tuned for more. Thank you.